नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक ऐसा नौजवान जिसके सामने था अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी का सपना, इंडियन सिविल सर्विस। कामयाबी मिली, लेकिन फिर इसी नौजवान ने अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी को ही ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके सामने सिर्फ करियर का सवाल नहीं था, सवाल था गुलाम भारत का भविष्य। यह कहानी है उस नौजवान की जो कटक से निकला, कलकत्ता पहुंचा, इंग्लैंड गया, आईसीएस पास किया और फिर सब कुछ छोड़कर भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। नाम था सुभाष चंद्र बोस और आगे चलकर यही नाम बन गया नेताजी। लेकिन नेताजी बनने से पहले सुभाष कौन थे? कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1897 से। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकीनाथ बोस। कटक के प्रतिष्ठित वकील परिवार संपन्न था। घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन सुभाष के व्यक्तित्व में बचपन से ही कुछ अलग था। अनुशासन, आत्मसम्मान और देश के प्रति गहरी संवेदना। सुभाष ने शुरुआती शिक्षा कटक में हासिल की, फिर पढ़ाई के लिए कलकत्ता पहुंचे और यहीं से उनकी सोच का दायरा तेजी से बदलने लगा। भारत उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी में था। एक तरफ अंग्रेजी सत्ता का दबदबा, दूसरी तरफ देश में आजादी की आवाज तेज हो रही थी। और सुभाष के मन में भी एक सवाल उठ रहा था, क्या सिर्फ पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करना ही जीवन का मकसद है, या शिक्षा का इस्तेमाल देश के लिए किया जाए? सुभाष चंद्र बोस आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड पहुंचे, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और फिर सामने थी भारत की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में से एक, आईसीएस। उस दौर में किसी भारतीय का आईसीएस में पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुभाष ने परीक्षा दी और कामयाब हुए। सोचिए कि वह भारतीय ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में प्रवेश पा चुका है। सामने शानदार करियर, पद, प्रतिष्ठा, सुरक्षित भविष्य। लेकिन यही सुभाष की कहानी बाकी युवाओं से अलग हो जाती है। सुभाष के सामने सवाल था कि जिस सरकार को वो अपने देश की आजादी का दुश्मन मानते हैं, उसी सरकार की नौकरी कैसे करें। और फिर उन्होंने फैसला कर लिया, आईसीएस छोड़ देंगे। अप्रैल 1921 सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। एक तरफ सुरक्षित भविष्य था, दूसरी तरफ अनिश्चित संघर्ष। उन्होंने संघर्ष चुना, उन्होंने देश चुना और यहीं से सुभाष चंद्र बोस का जीवन पूरी तरह बदल गया। 1921 में सुभाष भारत लौटे। देश में उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। सुभाष भी इस आंदोलन से जुड़ गए, लेकिन बंगाल में उन्हें एक ऐसा नेता का मार्गदर्शन मिला जिसने उनकी राजनीतिक दिशा को गहराई से प्रभावित किया। नाम था चित्तरंजन दास। सुभाष ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। दास के साथ काम करते हुए सुभाष ने सीखा, राजनीति सिर्फ भाषण नहीं है, राजनीति है संगठन, जनता से जुड़ना, प्रशासन को समझना और लक्ष्य के लिए लगातार संघर्ष करना। सुभाष की लोकप्रियता बढ़ रही थी, युवाओं में उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था और ब्रिटिश सरकार भी समझ चुकी थी कि यह युवा नेता आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकता है। 1924 में सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेजा गया। मांडले जेल का कठिन दौर भी उनके जीवन का हिस्सा बना। जेल से निकलने के बाद सुभाष की राजनीतिक यात्रा और तेज हो गई। 1927 में वे बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली और अब एक नया सुभाष सामने था। युवाओं की आवाज, जोश से भरा नेता और लक्ष्य बिल्कुल साफ, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता। सुभाष सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे थे, वे आजाद भारत का नक्शा भी सोच रहे थे। आधुनिक भारत, औद्योगिक भारत, वैज्ञानिक भारत, एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत। इसी दौर में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच भी कई मुद्दों पर वैचारिक निकटता दिखाई दी। दोनों युवा भारत आधुनिकता, आर्थिक योजना और पूर्ण स्वतंत्रता की जरूरत को लेकर गंभीर थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा था, आजादी कैसे मिलेगी। साल 1938, हरिपुरा, कांग्रेस का अधिवेशन
और अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस सिर्फ 41 साल की उम्र में सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। यह उनकी राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रमाण था। लेकिन सुभाष के लिए अध्यक्ष पद सिर्फ सम्मान नहीं था, ये मौका था आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने का। उन्होंने आर्थिक योजना पर जोर दिया, राष्ट्रीय योजना समिति की दिशा में काम हुआ। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। साफ था, सुभाष की नजर सिर्फ आजादी पर नहीं थी। वे पूछ रहे थे कि आजादी मिलने के बाद भारत कैसा होगा। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के भीतर विचारों की दूरी भी बढ़ने लगी थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी थे? नहीं, मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आजादी। लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी जी का हथियार था अहिंसा, सत्याग्रह, जन आंदोलन, नैतिक दबाव। सुभाष की सोच अलग थी। वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ज्यादा तेज, ज्यादा निर्णायक और संगठित संघर्ष चाहते थे। वे मजबूत संगठन, अनुशासन और जरूरत पड़ने पर सैन्य शक्ति के इस्तेमाल के पक्षधर थे। यही अंतर धीरे धीरे राजनीतिक टकराव में बदलने लगा। अब आता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़, 1939 कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया और सुभाष फिर मैदान में थे। नतीजा आया और कांग्रेस के भीतर हलचल मच गई। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, लेकिन ये जीत उनके लिए आसान शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ नेता सुभाष की कार्यशैली और राजनीतिक दिशा से सहमत नहीं थे। संकट और गहरा गया। सुभाष बीमार थे, संगठन के भीतर मतभेद बढ़ रहे थे और आखिरकार उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सुभाष रुकने वाले नहीं थे। कांग्रेस का अध्यक्ष पद चला गया, लेकिन आजादी का सपना नहीं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक ऐसा राजनीतिक मंच जिसके जरिए वे स्वतंत्रता आंदोलन की अधिक उग्र और सक्रिय राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना चाहते थे। अब रास्ता अलग था। कांग्रेस से राजनीतिक दूरी बढ़ चुकी थी, लेकिन सुभाष का लक्ष्य अब भी वही था, पूर्ण स्वतंत्रता, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कटक का वो बच्चा, आईसीएस का अफसर बनने वाला नौजवान, कांग्रेस का अध्यक्ष और फिर कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाला नेता अब एक और बड़ा फैसला लेने वाला था। एक ऐसा फैसला जिसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर ले गया। एक ऐसा सफर जिसमें भेष बदलना पड़ा, लेकिन लक्ष्य नहीं बदला। और फिर दुनिया में गूंज उठी एक बुलंद आवाज, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एक ऐसा नेता जिसने अंग्रेजों की निगरानी को चकमा दिया, भेष बदला, देश से गुप्त रूप से निकला, जर्मनी पहुंचा, फिर पनडुब्बी के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच गया और वहां हजारों भारतीय सैनिकों को एक सेना में संगठित कर दिया। नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मिशन था आजाद हिंद फौज के साथ भारत की आजादी। ये वो दौर था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और नेताजी मानते थे कि यही समय ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्णायक प्रहार का है। जनवरी 1941 कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित अपने घर में सुभाष चंद्र बोस नजरबंद थे। ब्रिटिश सरकार उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही थी, लेकिन अंग्रेज शायद ये नहीं जानते थे कि जिस कमरे में उन्हें कैद समझा जा रहा है, वहीं से एक ऐसी योजना तैयार हो रही है जो उन्हें भारत की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर ले जाने वाली थी। 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी भेष बदलकर घर से निकले। अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से एक जर्मन कार में कोलकाता से निकलकर वे गोमो पहुंचे। वहां से रेल यात्रा और फिर गुप्त रास्तों से वे भारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य का एक ऐसे नेता को तलाश रहा था जिसे वे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, लेकिन नेताजी ने तय कर लिया था, लड़ाई भारत के अंदर रहकर ही नहीं, भारत के बाहर से भी लड़ी जाएगी। गुप्त यात्रा के बाद नेताजी यूरोप पहुंचे और अंततः जर्मनी में अपनी गतिविधियां शुरू की। बर्लिन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, भारतीय युद्ध बंदियों से संपर्क स्थापित किया और आजादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाने की रणनीति बनी। लेकिन नेताजी की मंजिल सिर्फ यूरोप नहीं था, उनकी नजर थी दक्षिण पूर्व एशिया पर, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक और प्रवासी भारतीय मौजूद थे। और फिर आया वह ऐतिहासिक सफर, जर्मनी से जापान तक का पनडुब्बी अभियान। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे और वहां से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली।
आजाद हिंद फौज पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी और रास बिहारी बोस जैसे नेताओं ने इसे संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन नेताजी के आने के बाद सेना को मिला एक करिश्माई नेतृत्व, एक स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य और एक युद्ध का नारा, दिल्ली चलो। नेताजी सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो लोगों के भीतर लड़ने का जज्बा पैदा करते थे। बर्मा में भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 4 जुलाई 1944 के उनके भाषण में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों से अधिक पुरुषों, महिलाओं, धन और सामग्री के साथ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने का आह्वान किया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सौदा था, बलिदान के बदले आजादी का। नेताजी जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताकत के सामने सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होंगी। इसके लिए चाहिए था संगठन, चाहिए थी सेना और चाहिए था हर भारतीय का समर्थन। और अब कहानी का वो हिस्सा जो आज भी असाधारण है। आजाद हिंद फौज सिर्फ पुरुषों की सेना नहीं थी। नेताजी ने महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम के सैन्य मोर्चे में शामिल किया। नाम दिया गया रानी झांसी रेजिमेंट। 12 जुलाई 1943 को नेताजी ने इस रेजिमेंट के गठन की घोषणा की। इसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। मलाया और सिंगापुर के भारतीय समुदाय से बड़ी संख्या में युवा महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। प्रशिक्षण में ड्रिल, हथियारों का इस्तेमाल, मार्च और युद्ध का अभ्यास भी शामिल थे। इनमें से कई ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने भारत को अपनी आंखों से देखा तक नहीं था, फिर भी उनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सपना था। और इस सपने के लिए उन्होंने घर छोड़ा, वर्दी पहनी, हथियार उठाए और कहा कि भारत आजाद होना चाहिए। रेजिमेंट में चिकित्सा और नर्सिंग से जुड़ी भूमिकाएं भी थी। कुछ सदस्य युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़े और बाद में पीछे हटती INA इकाइयों की सहायता में भी लगी। यानी आजादी की लड़ाई में भारतीय महिलाओं की भूमिका सिर्फ पर्दे के पीछे की नहीं थी, वे मोर्चे तक भी पहुंची थी। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की घोषणा की। नेताजी के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक घोषणा नहीं थी, उनका उद्देश्य था एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाना और आजाद हिंद फौज को उस स्वतंत्रता संग्राम की सेना बनाना। सरकार की घोषणा में नेताजी ने कहा कि भारत की आजादी के लिए अंतिम संघर्ष का नेतृत्व उसकी मुक्ति सेना करेगी। यानी अब तस्वीर साफ थी, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य, दूसरी तरफ आजाद हिंद सरकार और उसके साथ आजाद हिंद फौज। मकसद था भारत की धरती पर तिरंगा फहराना। नेताजी का अगला लक्ष्य था भारत की सीमा तक पहुंचना और फिर भारत की धरती पर कदम रखना। नारा गूंजा, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा से भारत की उत्तर पूर्वी सीमा की ओर अभियान शुरू किया। INA के सैनिकों ने कठिन जंगलों, बारिश, बीमारी, भोजन और रसद की भारी कमी के बीच लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया के सामने अभियान को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। ये वो लड़ाई थी जहां सिर्फ गोलियां ही नहीं चल रही थी, यहाँ मौसम भी दुश्मन था, भूगोल भी दुश्मन था, रसद की कमी भी दुश्मन थी और पीछे हटती सेना के सामने मौत हर कदम पर खड़ी थी। फिर भी आजाद हिंद फौज के सैनिक आगे बढ़ते रहे। कुछ सैनिक भारत की सीमा के अंदर तक पहुंचे, लेकिन सैनिक परिस्थितियां बदल चुकी थी और INA का अभियान भी कमजोर पड़ गया था। युद्ध के मैदान में आजाद हिंद फौज अपने अंतिम सैन्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन इतिहास सिर्फ युद्ध जीतने या हारने से नहीं लिखा जाता, कभी कभी एक विचार की ताकत भी इतिहास बदल देती है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर बाद में मुकदमे चले। दिल्ली के लाल किले में INA के अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों ने पूरे भारत में भारी जनभावना पैदा की। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने INA सैनिकों के समर्थन में आवाज उठाई और ब्रिटिश सरकार को यह महसूस होने लगा कि भारतीय सैनिकों की वफादारी को हमेशा के लिए अपनी सत्ता का आधार बनाए रखना आसान नहीं होगा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों का संघर्ष भारत की स्वतंत्रता के अंतिम वर्षों के राजनीतिक माहौल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, क्योंकि आजादी की लड़ाई कई धाराओं से मिलकर बनी थी। किसी ने सत्याग्रह किया, किसी ने जेल की यातना सही, किसी ने भूमिगत आंदोलन चलाया और किसी ने हथियार उठाकर कहा आजादी की कीमत चुकानी होगी। 18 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। खबर आई कि ताही हुकू, आज के ताइपेई के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस विमान में सवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन क्या सचमुच नेताजी उसी विमान हादसे में मारे गए थे, जिसके पीछे कोई और कहानी थी? और अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनकी विरासत इतनी शक्तिशाली कैसे बनी कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका नाम लाखों भारतीयों को आंदोलित करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अगस्त 1945 जापान आत्मसमर्पण की ओर बढ़ चुका था।
इसी दौरान नेताजी दक्षिण पूर्व एशिया से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। 18 अगस्त को ताइहोको में जिस जापानी विमान से नेताजी यात्रा कर रहे थे, वो उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि विमान में आग लग गई, नेताजी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ मौजूद आईएनए अधिकारी कर्नल हबीबुर रहमान ने भी दुर्घटना और नेताजी की मृत्यु की कहानी की पुष्टि की थी। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई तो उनके शव का क्या हुआ? दुर्घटना से जुड़ी तमाम परिस्थितियों और कथित अवशेषों को लेकर सवाल क्यों उठते रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत के निर्णायक प्रमाण मौजूद थे? यही वो सवाल था जिसने आजाद भारत में कई दशकों तक नेताजी की मौत को एक रहस्य बनाए रखा। नेताजी के लापता होने और कथित मृत्यु की जांच के लिए समय समय पर कई प्रयास हुए। पहले बनी शाहनवाज समिति, इसके बाद आई न्यायमूर्ति जीडी खोसला आयोग और फिर न्यायमूर्ति एम.के. मुखर्जी आयोग। भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक शाहनवाज समिति और खोसला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 के विमान हादसे में हुई थी। वहीं मुखर्जी आयोग ने कहा कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे। हालांकि उसने यह भी निष्कर्ष दिया कि नेताजी जीवित नहीं थे। भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया और विमान दुर्घटना वाली पूर्ववर्ती जांचों के निष्कर्ष को बरकरार रखा। यानी एक तरफ दो प्रमुख जांचों का निष्कर्ष विमान दुर्घटना में मृत्यु, दूसरी तरफ मुखर्जी आयोग का निष्कर्ष विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं। और यही विरोधाभास नेताजी के रहस्य को और गहरा करता रहा। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट 2005 में सरकार को सौंपी गई थी। आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि आयोग का विमान दुर्घटना से जुड़ा निष्कर्ष निर्णायक प्रमाण के अभाव पर आधारित था और इसीलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। आज भी उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड में जांचों की रिपोर्ट सार्वजनिक है और राष्ट्रीय अभिलेखागार में संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। नेताजी की मौत को लेकर एक और दावा लंबे समय तक चर्चा में रहा कि विमान दुर्घटना के बाद नेताजी सोवियत क्षेत्र की ओर चले गए थे। कुछ लोगों ने अलग अलग समय पर दावा किया कि वे जीवित रहे और किसी दूसरे देश में चले गए। बाद में गुमनामी बाबा या भगवान जी से नेता को जोड़ने वाले दावे भी सामने आए, लेकिन दावों को निर्णायक रूप से साबित करने वाला सर्वमान्य प्रमाण सामने नहीं आया। क्योंकि नेताजी कोई सामान्य राजनीतिक नेता नहीं थे, वे कैसे नेता थे जिनका जीवन ही रोमांच और रहस्य से भरा था। ब्रिटिश निगरानी से निकलना, भारत से गुप्त रूप से बाहर जाना, जर्मनी पहुंचना, पनडुब्बी से दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचना, आजाद हिंद सरकार बनाना और फिर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना। ऐसे नेता की अचानक मौत की खबर ने लोगों के मन में सवाल पैदा किए। लेकिन नेताजी की विरासत सिर्फ उनकी मृत्यु के रहस्य तक सीमित कर देना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देना होगा, क्योंकि नेताजी के असली महत्व उनके विचारों में भी है। उनके लिए राष्ट्रवाद सिर्फ भावनात्मक नारा नहीं था, वो चाहते थे कि भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के साथ साथ आर्थिक और सैन्य रूप से भी मजबूत बने। नेताजी आधुनिक, संगठित और अनुशासित भारत की कल्पना करते थे। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में अनुशासन पर जोर था। उनका संदेश साफ था, अगर देश को शक्तिशाली बनाना है तो समाज को संगठित करना होगा। बलिदान की भावना चाहिए, अनुशासन चाहिए और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता चाहिए। यही वजह कि नेताजी को सिर्फ एक सैन्य कमांडर के रूप में देखना अधूरा है। वे एक ऐसे राजनीतिक चिंतक भी थे जो स्वतंत्र भारत को मजबूत राज्य और संगठित समाज के रूप में देखना चाहते थे। इधर लाल किले में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए। इन मुकदमों में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों जैसे अधिकारियों के नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बने। ब्रिटिश सरकार शायद चाहती थी कि इन मुकदमों के जरिए आजाद हिंद फौज को देशद्रोह का प्रतीक बनाया जाए, लेकिन हुआ उल्टा। देश के बड़े हिस्से में इन सैनिकों के समर्थन में भावना पैदा हो गई। आईएनए के मुकदमे राष्ट्रीय राजनीति और जनभावना का बड़ा मुद्दा बन गए। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। मुंबई से शुरू हुआ आंदोलन कई जहाजों और तटीय प्रतिष्ठानों तक फैल गया। आजादी के अमृत महोत्सव के सरकारी अभिलेख इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम दौर के बड़े विद्रोह में गिनते हैं और बताते हैं कि आईएनए के मुकदमों का वातावरण इस दौर की पृष्ठभूमि का हिस्सा था। शायद इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस नेता की मौत पर आज भी बहस होती है, उसकी विरासत पर कोई बहस नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को सिर्फ आजादी का सपना नहीं दिखाया, उन्होंने उन्हें उस सपने के लिए त्याग, अनुशासन और संघर्ष का अर्थ भी समझाया। और इसीलिए नेताजी का रहस्य चाहे जितना गहरा हो, उनकी अमर विरासत उससे कहीं बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।